वेलकम टू द कोच इंस्टीट्यूट। आज हम लोग अपना सिलेबस के तहत स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत का भूगोल इस तरह पढ़ना है कि एक बार पढ़ेंगे और दिमाग में छप जाए। इसके लिए आपको भारत के भूगोल के तथ्यों के साथ साथ कुछ थ्योरी भी पढ़नी चाहिए, जो कि मैं पढ़ाऊंगा। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले कुछ थ्योरी जान लेते हैं, जहां से प्रश्न तो नहीं बनता है लेकिन आपकी समझ यहां से जरूर बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे हम अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ठीक, मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी है, ठीक। अब इस पृथ्वी को यदि हम बीच से एक रेखा के माध्यम से दो टुकड़ों में बांट दें, तो ऊपर एक आधा गोला बचेगा, आधा गोला नीचे बचेगा। तो ऊपरी आधे गोले को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और निचले आधे गोले को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। जिस रेखा के माध्यम से हमने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा है, इसे क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। ठीक, या विषुवत रेखा। ठीक है, अब देखिए, या इस रेखा को अंकों में नाम दे दिया जाता है एक, इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, इसको मान लेते हैं आधार, ये बेस है हमारा। ठीक है, लेकिन पृथ्वी क्या इसी तरह है? नहीं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी ये मान लीजिए, ये क्या है? पृथ्वी का अगर अक्ष हो, यानी कि ये समझ लीजिए ऐसे सीधी खड़ी है पृथ्वी। ठीक है, एक बॉल है जो सीधी है, लेकिन अगर बॉल को ऐसे थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो पृथ्वी कुछ इस प्रकार से है। यानी कि पृथ्वी ऐसे ना हो कि पृथ्वी हमारी इस प्रकार से है। अगर हम बीच से एक सीधी रेखा खींचे, जो ये कि ये है, और होनी कैसे चाहिए थी? इस तरीके से। ठीक, लेकिन है इस तरीके से। तो ये जो बीच का एंगल बन रहा है, ये कितना बन रहा है? 23.5 डिग्री का। ठीक, तो इसलिए हम इस रेखा को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, और इस रेखा को क्या कैसे बनाएंगे? अब इन रेखाओं के सापेक्ष इस तरीके से। ठीक, अब देखिए, चूंकि 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसलिए यहां पे चांदा रखिए। चांदा तो समझ ही रहे होंगे। यहां पे चांदा रखिए और 23.5 डिग्री का निशान इधर लगाइए, 23.5 का इधर। सेम कंडीशन इधर भी करेंगे, 23.5 इधर, 23.5 इधर। ठीक है, और इनको मिला दीजिए इस तरीके से। ठीक, तो ये जो रेखा होती है इसे कहते हैं कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में इस रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और सेम कंडीशन इधर करेंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में इसी टाइप की रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। ठीक, ये आपका इतना टॉपिक खत्म हुआ। अब देखिए, 0 से भाई मैक्सिमम आप कितना एंगल बना सकते हैं? अगर पर चांदा इस तरह रख दिया जाए, इस पर आप कितना एंगल मैक्सिमम बना सकते हैं? 180 का। ठीक, और ऊपर तक 90। फिर इधर से क्या शुरू है? 180 तक आएंगे, इधर भी 180 तक चले जा सकते हैं। ठीक, यानी अगर यहां से गिन रहे हैं तो इधर तक 180, यहां से गिन रहे हैं तो इधर तक 180, और ये क्या हो जाएगा? 90। ठीक, तो 90 डिग्री तक यहां, और चूंकि हमें इधर भी मिलाना है, इधर भी मिलाना है रेखा को, इसलिए हम कहां तक आएंगे? 90 तक। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर एक प्रश्न, कुल अक्षांशों की संख्या। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, यहां 0 शुरू किए, 90 तक गए। ठीक, मतलब इधर जैसे 1 है, 1 डिग्री मिला लिए रेखा। ठीक, 2 डिग्री 2 डिग्री मिला लिया। ऐसे चलते जाएंगे तो हम कितने तक पहुंचेंगे? 90 तक। तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? 90। ठीक, सेम कंडीशन नीचे भी चलेगी, और नीचे की तरफ हो जाएगा 90।
ठीक, टोटल कितनी हो गई, और प्लस जीरो वाली भी तो गिनेंगे, जो जीरो से ऊपर जाएगी उसे एक से गिना है ना, तो प्लस जीरो वाली जोड़ लिए, यानी एक, कितनी हो गई 181। अब देखिए जो 90 डिग्री की रेखा होगी वो रेखा ना होकर क्या होगा, वो बिंदु होगा। इसलिए आपके पास कितने बिंदु है, एक उत्तरी बिंदु एक दक्षिणी बिंदु, जिसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कह सकते हैं। तो -2 बराबर 179। आपके पास कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई, 179 की। ठीक, अब देखिए अक्षांश रेखा की यदि परिभाषा की बात करें तो कैसे लिखेंगे, कि कभी आएगी नहीं एग्जाम में, इसलिए सुना रहा हूं, दिखा नहीं रहा हूं। कैसे लिखेंगे, आप चाहें तो अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि अध्ययन की सुविधा हेतु पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक पड़ी रेखाएं, कौन सी पड़ी रेखाएं, पड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, समझ गए। तो ये होती है आपकी अक्षांश रेखाएं। ये क्यों बताया है, क्योंकि अभी हम भारत का अक्षांशीय विस्तार करेंगे तो आपको समझ में आ जाए। अभी हम भारत को ये बताएंगे किस गोलार्ध में है, तो आपको समझ में आ जाए। समझ गए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देशांतर को थोड़ा सा इसी में जान लेते हैं। चलिए यहीं पर जान लेते हैं, छोड़िए इसको, मिटाना क्या है। देखिए यदि हम 90 डिग्री यानी कि उत्तरी, इसे क्या कहेंगे 90 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है 90 डिग्री साउथ। ठीक, 90 डिग्री नॉर्थ को मिला के साउथ तक एक रेखा खींचे। ठीक, उसके बाद अगली रेखा फिर खींचे 90 मिला के 90 तक, अगली फिर पृथ्वी पर ऐसे ही रेखाएं खींचते चले जाएं। तो एक रेखा तो सीधी होगी, उसके बाद रेखाएं तिरछी होने लगेंगी, क्योंकि ये अभी आपको समझ नहीं, ये समझिए बॉल है। ठीक, तो बॉल पर एक रेखा, जैसे इस तरह अगर बॉल हो, कैसे मैं बना के बताऊं, मान लीजिए ये बोतल है, हाँ इसमें बताता हूं, ये क्या है, ये देखिए एक रेखा तो सीधी हो जाएगी, लेकिन दूसरी को अगर आप एक डिग्री बढ़ा के खींचना चाहेंगे तो क्या होगा, तिरछी हो जाएगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, नहीं तो ऐसे जान लीजिए कि उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, और ये कैसी रेखाएं हैं, देखिए खड़ी रेखाएं हैं। कैसी हैं, खड़ी हैं। अभी तक अक्षांश कैसी थी, पड़ी थी, ये खड़ी है। ठीक, तो वो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, या यूं कहें 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को मिलाने वाली खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और देखिए यहां से जो एक 0 डिग्री देशांतर रेखा हमने गुजारी है, ठीक, अब 0 डिग्री मान लेते हैं ये मुख्य है, क्योंकि जैसे यहां 0 डिग्री माने थे वैसे यहां 0 डिग्री देशांतर रेखा मुख्य है। तो 0 डिग्री से इस तरफ जब जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, पूर्व, और इस तरफ जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, पश्चिम। जैसे कि हम 0 डिग्री के ऊपर जा रहे थे तो इसे क्या कहते थे, नॉर्थ, और 0 डिग्री के नीचे जा रहे थे इसे क्या कहते थे, साउथ। क्योंकि एटलस में भैया नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे, पूरब इधर होता है, ईस्ट, और वेस्ट इधर होता है। मैंने बेसिक जितना हो सकता था मैंने उतना समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम भारत के भूगोल में आगे बढ़ते हुए भारत से रिलेटेड कुछ फैक्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, ये क्या है, आपका भारत है, जहां इस तरफ यदि हम देखें तो पानी पानी, भैया ये प्रायद्वीपीय भारत है, इधर भी क्या है, पानी पानी है आपका। ठीक, इस वाले जलखंड को क्या किस नाम से जाना जाता है, अरब सागर। वहीं इस वाले जलखंड को बंगाल की खाड़ी। और ये दोनों जलखंड किस महासागर के हिस्से हैं, तो ये है हिंद महासागर के हिस्से। यानी भारत की अवस्थिति क्या है, भारत हिंद महासागर में स्थित एक देश है। पहला पॉइंट तो यही हो गया। ठीक, अब हेडिंग बना लेते हैं, अवस्थिति। अवस्थिति, ठीक, तो पहला तो यही पॉइंट हो गया, कहां किस महासागर के पास है, तो क्या कहेंगे, हिंद महासागर। और हिंद महासागर में हिंद महासागर के किन दो हिस्सों से इसकी सीमाएं टच करती हैं, तो एक तो है आपका
बंगाल की खाड़ी और दूसरा है आपका अरब सागर। ठीक, अब आइए अगला फैक्ट देखते हैं कि भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि का दक्षिणतम और उत्तरतम तथा भारत का मुख्य भूमिका या मुख्य भूमिका यही मुख्य भूमि होगी, भारत की मुख्य भूमि पर पश्चिमो सबसे पश्चिम में और सबसे पूरब में कौन सा बिंदु है, या यूं कहें कि कौन कौन से बिंदु हैं। और देखिए मैप कभी भी देखते समय ये इधर का क्या होगा, मैंने अभी बताया आपको, पूर्व इधर होगा, पश्चिम उधर होगा, उत्तर इधर होगा, दक्षिण। तो भैया दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करें तो ये है कन्याकुमारी। अगर और स्पेसिफिक जाएं तो ये है केप कमोरिन। ठीक, उत्तर की बात करें तो ये है इंदिरा कौल। ठीक, वहीं पश्चिम की बात करें तो ये आपको मिलेगा गुजरात में कच्छ के पास, इसका नाम है गुहार मोती। वहीं पूर्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, इसका नाम है आपका किबुथु। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं एपी। ये इंदिरा कौल है आपका लद्दाख में, ये कन्याकुमारी है आपका तमिलनाडु में, और गुहार मोती है आपका गुजरात में। ठीक है, अब देखिए ये जो स्थल है, ठीक, अब हम आएंगे अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार पर। तो यदि हम यहां पर देखें तो कन्याकुमारी या केप कमोरिन शुरू हो जाता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से नॉर्थ, और कहां तक 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। समझ में आ गया? अगर यहां उत्तरी उत्तरी लिखा है तो ये कह सकते हैं कि नहीं, कि अगला पॉइंट क्या बनाएंगे कि भारत कहां है, उत्तरी गोलार्ध में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, अब देखिए अगर गुजरात में गुहार मोती नामक स्थल की बात करें तो यह शुरू हो जाता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर ईस्ट, और किबुथु कहां पर है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये पूर्व में ही है, क्योंकि ईस्ट से इधर पीछे चल जाते जाएंगे तो आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा मिल जाएगी। ठीक, यानी कि ये आगे जाके है। ठीक, समझ गए इस चीज को? चलिए, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थिति है, तो यहां पर दो चीजें और कर लेंगे, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ की बात अगर करें तो नॉर्थ में कहां शुरू होता है 37 डिग्री 6 मिनट से कहां तक जाता है, साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट। किताबों मतलब यहां मैं उल्टा लिख दे रहा हूं, नॉर्थ टू साउथ लिखा होता है साउथ टू नॉर्थ। चलिए अगला देखिए, अगर हम बात करें ईस्ट टू वेस्ट की, अच्छा यहां पर उल्टा नहीं लिखता हूं, नहीं तो आप लोग दिक्कत होने लगेगी कि हम किताबों में कुछ और पढ़ते हैं। वेस्ट टू ईस्ट की, तो वेस्ट में कहां शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से, ईस्ट में कहां पर है 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक, अब आगे आते हैं भारत। हमने इतना भी भारत की अवस्थिति के बारे में पढ़ा। ठीक, अब हम जब भौतिक भूगोल करना शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे कि भारत किसका हिस्सा है। तो अभी केवल आप सुन लीजिए कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और हिंद महासागर के पास स्थित है, या हिंद महासागर में भारत स्थित है, जिसके एक तरफ बंगाल की खाड़ी तो एक तरफ अरब सागर है। अगर इसके अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो अक्षांशीय विस्तार में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, तथा देशांतरी 6 मिनट नॉर्थ तक, तथा देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये आपका पहला फैक्ट का पार्ट हो गया। अब आगे चलते हैं और देखिए भारत का क्षेत्रफल। ठीक, कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में सीधे सीधे यही छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, हालांकि लेखपाल में इंटरव्यू नहीं है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। रट्टा मारेंगे इस फैक्ट को, आपको याद होना चाहिए। ठीक, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अगर विश्व में देशों की बात की जाए तो भारत का विश्व में क्रम आता है 7वां। एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, भारत का विश्व में क्रम है 7वां। और एक फैक्ट की बात कर लेते हैं, विश्व की कुल भूभाग का, विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? भारत के पास 2.4% है। कितना है देखिए, 2.4%। और भारत के पास जमीन पूरे विश्व की 2.4% ही है। लेकिन भारत में जो जनसंख्या है वो विश्व की 17% आबादी लिए भारत घूम रहा है। ठीक, अगर विश्व में सभी जीव जंतुओं की बात कर ले, मनुष्यों को छोड़कर, ठीक, पशुओं की बात करते हैं, भारत में कुल पशुओं की बात करें तो ये है 18%। पशु नहीं लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, जीव जंतु लिखने चाहिए, जीव जंतु 18%। अब देख लीजिए 2.4% भूभाग पर विश्व की 17% जनसंख्या व 18% जीव जंतु निवास कर रहे हैं। कितना बड़ा भार है भारत के संसाधनों पर। ठीक, खैर हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे कभी। ये चर्चा मैं इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि कभी कभी क्या है, ग्रामीण विकास जो है ना आपका, जो ग्राम्य विकास के संदर्भ में जो भारतीय विकास आपको देखना है, या यूं कहे कि ग्रामीण परिवेश के सिलेबस में जो चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, यही चीजें वहां पर भी पूछ ली जाएंगी और कहेंगे ये ग्रामीण परिवेश हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये चीजें आपको वहां भी भूगोल हेल्प करेगा, इसलिए भूगोल को अच्छे से पढ़ना है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं, या यूं कहें अगला मैं बताने जा रहा हूं कि अगले कौन कौन से तथ्य होंगे, इसलिए इसको मिटाने जा रहा हूं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है कर्क रेखा। ठीक, यदि मैंने कर्क रेखा लिखा है तो आप सीधे क्या लिख सकते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक, ये प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा भारत से भैया गुजरती है। हमने क्या किया था, 8.5 से स्टार्ट हो जाता है लगभग भारत 8 डिग्री 4 मिनट से, और 37 डिग्री तक जाता है, यानी 20 से कहीं 23.5 डिग्री निकल रहा होगा कि नहीं। ठीक, तो कर्क रेखा भारत से गुजरती है, तो ये ध्यान रखेंगे कहां से गुजरती है, ये आपके लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। तो कर्क रेखा आपकी गुजरात से शुरू होती है, ऐसे कुछ, हालांकि एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि मैं राज्य नहीं मैंने बना रखे हैं, और ऐसे निकल जाती। ठीक, ये है आपकी, थोड़ा सा नीचे की साइड आएगी, थोड़ा सा मैं बता, 1 मिनट, इस तरीके से। ठीक, ये क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसलिए मैं एन हर जगह लिखूंगा। ठीक, तो ये कितने राज्यों से गुजरती है ये पूछा जाता है, तो इसके 8 राज्य हैं, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक, 8 राज्यों में कौन कौन से राज्य है यही पूछा जाता है। तो पहला तो आपका गुजरात से शुरू ही हो रहा है, गुजरात, और थोड़ा सा हिस्सा यहां राजस्थान, मतलब इस टाइप में है कुछ। ठीक, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का जाता है, फिर बीच में पूरा का पूरा एमपी, एमपी के बगल में क्या है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बिहार से कटकर सन 2000 में अलग हुआ था झारखंड, झारखंड से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एकदम बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। फिर आगे बढ़ेंगे, यहां पर आपका देश है, सॉरी राज्य है त्रिपुरा,
और फिर मिजोरम। ठीक, वही मानक समय रेखा, आप देखिए एक तिथि रेखा देशांतर से तय की जाती है विभिन्न देशों की। तो भारत में एक देशांतर ऐसी है जिससे उस देशांतर पर जितना टाइम बचा होता है उतना टाइम भारत में, पूरे भारत में माना जाता है। तो ये देशांतरी रेखा है। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारी मानक समय रेखा है। ठीक, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये कुछ, चूंकि देशांतर तो आप खड़ी रेखा खींचेंगे कि नहीं, ये कुछ इस टाइप में गुजरती है। ठीक, ऐसे जाती है। तो भारत का मानक समय कहां से लिया गया, पहले तो एक प्रश्न यही, मानक समय कहां से। ठीक, बहुत से लोग इसका उत्तर देंगे इलाहाबाद के नैनी से या वर्तमान प्रयागराज के नैनी से, जो गलत हो जाएगा। अब इसका उत्तर क्या होगा, गोपीगंज मिर्जापुर। मिर्जापुर कहां है, उत्तर प्रदेश में। गोपीगंज मिर्जापुर यूपी कर सकते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश से मानक समय लिया गया है। अब देखते हैं कितने राज्यों से ये मानक समय रेखा गुजरती है। तो मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। अब ये 5 राज्य कौन से हैं, चूंकि यूपी तो निकल ही रही, तो आप यूपी तो करेंगे ही। यूपी है, ठीक, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है आपका, और फिर अंत में आंध्र प्रदेश है। ठीक, अब देखिए ये जो बिंदु, जो मानक समय रेखा कर्क रेखा को काटती है, कहां काटती है, तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ में काटती है। ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, यही लिख देता हूं, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में काटती है। ये भी प्रश्न बन सकता है। ठीक, मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों किस राज्य से गुजरती है, तो देखेंगे, देखिए यहां पे आपका एमपी छत्तीसगढ़ है, यहां भी एमपी छत्तीसगढ़ है, यानी 2 ऐसे राज्य हैं जहां से मानक समय रेखा व तिथि रेखा, सॉरी, मानक समय रेखा व कर्क रेखा दोनों गुजरती है। दोनों राज्य कौन से हैं, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश। ठीक, तो हमारा ये फैक्ट हो गया। ये फैक्ट भी लगातार पूछे गए हैं। अब आइए इसके बाद अन्य फैक्ट पर चलते हैं। ठीक, अब अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। देखिए आप लोग एटलस लेकर बैठिएगा तो मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए देखिए, भारत के सबसे पूर्व व पश्चिम में स्थित राज्य, ये यूपीएससी 2018 में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया था। यूपीएससी मतलब आईएएस में। अब आप कहेंगे आईएएस में अच्छा प्रश्न, अरे भाई वो दिमाग हल्का करने के लिए स्टूडेंट्स को बीच में हल्के प्रश्न भी देते हैं, ताकि ऐसा नहीं कि आईएएस का पेपर दे रहे एकदम भारी हो जाओ। ठीक, तो देखिए आप में भी पूछा जा सकता है, हल्का प्रश्न है। तो पूर्व में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में कौन सा है, गुजरात है, और उसमें ऑप्शन दे रखा था राजस्थान। बहुत लोग राजस्थान मार के आए थे, याद रखेंगे। सबसे पूर्व में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में कौन सा है, गुजरात। ठीक, पूर्व में कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात। अब देखिए उत्तर एवं दक्षिण में स्थित राज्य, उत्तर व दक्षिण में, तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के उपखंडों को हटाने के पश्चात इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और एटलस में देख लीजिएगा जम्मू कश्मीर का मैप अब कुछ ऐसा हो गया है, ऊपर है लद्दाख और नीचे है जे.एंड.के। ठीक, तो अब सबसे उत्तरी राज्य हो जाएगा आपका लद्दाख, और सबसे दक्षिणी राज्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा यहां पर कौन सा राज्य है सबसे दक्षिणी, तमिलनाडु। ऐसे बना है कुछ। ठीक, ये है तमिलनाडु। ठीक, अभी हम कन्याकुमारी करके आए हैं तमिलनाडु में, तो दक्षिणी क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ये 2 प्रश्न आपके खत्म हुए। अब आगे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए स्थलीय सीमा की लंबाई, ये हालांकि अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, फिर भी हम कर लेते हैं। स्थलीय सीमा की लंबाई भारत की है 15,200 किलोमीटर। ठीक, स्थलीय सीमा यानी गुजरात के यहां से शुरू हो जाइए और ये पूरा पोर्शन, ये सब पूरा करते हुए यहां म्यांमार तक चले आइए। ये क्या होगा आपकी
स्थलीय सीमा, ठीक। जलीय सीमा, सॉरी तटीय सीमा, तट कहां शुरू हो जाता है? गुजरात के यहीं से तट शुरू हो जाता है, समुद्री तट, ठीक, इसकी बात हो रही है। तो इस तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक। अब देखिए भारत के पास अरब सागर में कुछ द्वीप हैं 36 की संख्या में, जिन्हें कहते हैं लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में कुछ बड़े द्वीप हैं, ठीक, जिन्हें कहा जाता है अंडमान निकोबार। हालांकि ये गलत बनाया मैंने, इतना ऊपर नहीं, काफी नीचे है, लेकिन नीचे आएगा नहीं इसलिए मैंने ऊपर बना दिया है, ठीक। तो अगर तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो यहां पर दो प्रकार से कर सकते हैं, द्वीप सहित, ठीक, यानी द्वीपों की भी तटीय सीमाएं ले ली जाए तब इसकी लंबाई हो जाती है 7516.16 किलोमीटर। और अगर द्वीपों को निकाल दिया जाए, केवल मुख्य भूमि की तटीय सीमा देखी जाए, मुख्य भूमि की, तो ये है 6100 किलोमीटर, ठीक। ये फैक्ट भी आपके थे। अब देखिए मुख्य भूमि के कौन कौन से राज्यों के, मुख्य भूमि के कौन से राज्यों की सीमाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगते हैं, या यूं कहें कि कितने राज्य तटीय सीमा वाले हैं, तो यहाँ पर है 9 राज्य। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा, आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है, और हो सके तो आप लोग अपना अपना इंटरेस्ट लेकर बैठिए, तभी मजा आएगा भारत का भूगोल पढ़ने में। अन्यथा मुझे क्या है, मैं यहाँ बनाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, आप भी कथा की तरह सुनते रहेंगे और उसका कोई लाभ नहीं निकलेगा। और अगर कोई लाभ ना हो तो पढ़ाई करनी भी नहीं चाहिए, फिर अपना मस्त जो काम धंधा कर रहे हो करो, ठीक। तो इसलिए लेखपाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारे छोटे से बड़े फैक्ट तक हम चलेंगे। अभी ये हमारा इजी लेवल चल रहा है, फिर धीरे धीरे जब आप इन पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे तो हम एडवांस लेवल या थोड़ा सा स्तर उठाते हुए ऊपर चलेंगे, ताकि आपको लेखपाल ही नहीं अपितु यूपीSSC द्वारा आयोजित भविष्य में आयोजित कराए जा सकने वाले सभी पेपर में इस भूगोल का लाभ मिलता रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।